हाय स्टूडेंट्स। बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन्स थ्योरी को पढ़ा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो हमारे पास कुछ हॉट पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसको न्यूमेरिकल बनाने में आप यूज करेंगे, और कुछ फैक्ट्स भी हैं इसमें। जैसे जो नेगेटिव हमारे पास जो कैरिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको नेगेट्रॉन बोलते हैं। थॉमसन ने उनको नेगेट्रॉन बोला था, नॉट इलेक्ट्रॉन, और बाद में स्टोनी ने उसको बोला था इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज वर कॉल्ड नेगेट्रॉन बाय थॉमसन। द नेम नेगेट्रॉन चेंज टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। और बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और चार्ज होता है कूलम में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जबकि एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास इससे स्लाइटली ज़्यादा होता है, 1.678 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो मास का ऑर्डर है वो न्यूट्रॉन सबसे हेवियर है, उसके बाद प्रोटॉन, तब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर होता है, इन तीनों में हल्का होता है। अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हम लोग, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। उसमें पहला हमारे पास है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो 1904 में उसने दिया था। तो ये सारे थ्योरेटिकल बातें, हम लोग एक पॉइंट को समझेंगे। थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने इसमें बताया है कि थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह होता है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इक्वली, यूनिफॉर्मली, अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसको इसने कई सारी चीज़ों से कंपेयर किया था। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, कि जैसे हम लोग खेतों में धान की रुपाई करते हैं ना, तो जो हमारा फील्ड है वो प्रोटॉन है, और जो वहाँ पे हम पौधा लगाते हैं, धान का प्लांट लगाते हैं, दैट इज कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन। तो उससे उसने कंपेयर किया था। इसी को उसने रेसिन पुडिंग मॉडल भी बोला था। रेजिन का मतलब होता है किशमिश, तो सेम टाइप वाली बात है प्लम पुडिंग वाली। या आप इसको वाटरमेलन बोल सकते हो, वाटरमेलन मॉडल, कि जब आप तरबूज को काटते हैं तो उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन मान लें आप, और जो खाने वाला पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, उसको आप प्रोटॉन मान लें। तो कई चीज़ों से आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कि थॉमसन ने किया था। तो ये सारा नाम देते हैं इसको। अब इनकी जो ड्रॉबैक थी मेन, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, that is mass of the atom is considered to be evenly spread over that atom। इन्होंने ये बोला कि जो एटम का मास होता है वो पूरे एटम में फैला होता है, जो कि ये बात गलत है, क्योंकि मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, जो बाद में करेंगे डिस्कस। और आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमने इसमें जो बिल्कुल डॉटेड से दिखाए हैं वो तो आपके प्रोटॉन्स हैं, और जो नेगेटिव चार्ज दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद इट इज स्टैटिक मॉडल, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में नहीं बताता है मॉडल। ये बताता है कि स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है। प्रोटॉन भी स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन भी स्टैटिक। हालांकि ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ये नहीं बताता। और अगली जो बात है कि एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्यों? क्योंकि बेटा, प्रोटॉन और अगर इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में प्रेजेंट हो, दोनों पे चार्ज अपोजिट होता है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा लॉस होती है। और अगर धीरे धीरे एनर्जी जीरो हो जाए तब एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। तो ये मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में एबल नहीं है। अब रदरफोर्ड ने कुछ बात एक्सपेरिमेंटली बोली। हमारे पास जो अगला है वो है थॉमसन के बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप तो पहले इस डायग्राम को ही ध्यान से देखें, सारी चीज़ें इसी में है।
थॉमसन से रदरफोर्ड का मॉडल ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि इन्होंने बातें अपने एक्सपेरिमेंटली बोली थी। इन्होंने क्या किया कि एक तो रेडियो एक्टिव सोर्स को यहाँ पर रखा, अल्फा रेज यहाँ से क्रिएट किया, रेडियम मेटल को रखा था और यहाँ से अल्फा रेज निकल रहा है। और अल्फा रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल होता है अल्फा। हीलियम का आपने फॉर्मूला एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 पूरे पे 2 प्लस है, तो इसको अल्फा रेज बोलेंगे हम लोग। और बैक साइड में आपने देखा है कि सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन रखा हुआ है, मतलब इस पर अगर कोई चीज स्ट्रक करे, टकराए, तो इसमें लाइटिंग क्रिएट होती है। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन भी है इसमें। तो सारा सेटअप बनाने के बाद इन्होंने ये देखा कि जब अल्फा रेज चले तो बहुत सारे अल्फा रेज एटम को क्रॉस कर गए। और गोल्ड का जो फॉयल लिया था, ये गोल्ड का जो फॉयल लिया था वो 0.00004 सेंटीमीटर थिक था। ऊपर आप देखें, थिकनेस से याद रखेंगे आप, पॉइंट के बाद 4 जीरो और एंड में 4, इतना सेंटीमीटर थिक था। तो इनका मेन जो ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा रेज 99.9% अल्फा रेज इस एटम को क्रॉस कर गए, जो इस बात का एविडेंस है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है, एम्प्टी होता है। कुछ रेज चले और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, और बहुत कम ऐसे रेज थे जो अपने पाथ पे ओरिजिनल रिटर्न बैक हो गए, जो इस बात को बताता है कि एटम के अंदर, अच्छा, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिपल्शन हो रहा है रेज का, वो इस बात को बताएगा कि हमने पॉजिटिव चार्ज को भेजा था और एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्शन हुआ और वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब जो मेन ऑब्जर्वेशंस है हमारे रदरफोर्ड साहब के, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 99.9% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो क्या कर गए कि क्रॉस कर गए, जो एम्प्टी स्पेस को बताता है। अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, बहुत सारे छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए अपने ओरिजिनल पाथ से। और लास्ट में जो मैंने यहाँ बता रखा तीसरा पॉइंट, अ वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, अबाउट 1 in 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉयल एट ऑल बट सफर लार्ज डिफ्लेक्शन, मतलब वो 180 के एंगल पे, या बोले कि आपको बिल्कुल जिस पाथ पे चला था उसी पे रिटर्न बैक हो गए। अब बेटा रदरफोर्ड साहब का जो मेन कंक्लूजन था, उन्होंने जो फाइनली बातें बोली, वो पहला बात था कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। ये बात मैंने आपको बताई। एटम से रेज को क्रॉस करने का सीधा ये मतलब निकलता है कि एटम के अंदर बहुत सारा जगह खाली पड़ा हुआ है। सेकेंड हमारे पास है कि सिंस फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू मॉडरेट एंगल, it was concluded that whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom। मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो दोनों में रिपल्शन हो रहा है, वो इस बात को प्रूफ करेगा कि हमने पॉजिटिव चार्ज को भेजा था जो अल्फा रेज पे था, और एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जिसके चलते दोनों में रिपल्शन हुआ और डिफ्लेक्शन से कुछ एंगल के थ्रू रेज डिफ्लेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है कि वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन ऑन इवन रिटर्न ऑन देयर ओरिजिनल पाथ, इंडिकेटेड दैट न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्ड ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कुछ पार्टिकल का बिल्कुल अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न होना इस बात को बताता है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा एक जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा उसका मास प्रेजेंट है, और उसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी था वो रदरफोर्ड ने किया था। अब हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो लास्ट में बातें बोली गई कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड प्रपोज मॉडल ऑफ द एटम विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल।
और इसकी जो मेन बातें थी, मोस्ट ऑफ दी बातें मैंने पहले आपको सारी बता रखी है। इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस हैज डायमीटर ऑफ 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर, और एटम का होता है बेटा 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर डायमीटर। तो DA/DN जब निकालेंगे डायमीटर ऑफ द एटम टू द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको 10 to the power 5 आएगा। मतलब एटम का डायमीटर न्यूक्लियस के कंपेयर में 10 to the power 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो एक बार आप यहाँ तक करेंगे और चीज़ों को हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।